एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए। मैं लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद आज ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के बीच। काफ़ी लंबा गैप हुआ। इसका कुछ रीज़न भी थे, जैसे मेरे भी CPWD डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके भागदौड़ चल रही थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने को लेके भी बहुत सारे भाग दौड़ लगे रहे। और पिछले 1 मंथ से मैं भी इसी सब चीज़ में था। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और ज्वाइनिंग लेटर सब आने इशू होने स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर अब से मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा। और इतने दिन अच्छा खासा एक गैप हो गया। बहरहाल, अभी भी एसएससी जेई के एग्ज़ाम में लगभग इधर 15 दिन और फिर आगे के 10 दिन, यानी टोटल 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, जो कि टोटली इफ़ेक्टिव है। और साथ ही साथ इसी बीच में पीजीसीएल अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट के साथ इस बार वैकेंसी लाई है। जबकि आप लोगों को पता है पीजीसीएल रिसेंट ही अपने वैकेंसी को कंप्लीट किया था। इवन कि कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उनकी वेटिंग थर्ड लिस्ट अभी क्लियर ही हो रही थी, अभी लड़के ज्वाइन ही कर रहे हैं उस बेसिस पे। लेकिन फिर से तुरंत नया रिक्रूटमेंट लाया गया और 344 344, मतलब ये कम सीट नहीं होते हैं किसी एक ब्रांच के लिए। किसी एक ब्रांच के लिए 344 सीट कम नहीं होते हैं। और फिर आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे रीज़न में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो एक तो पीजीसीआर के बारे में मैं बात करूं तो उसमें क्या है कि बच्चों को ये डाउट है कि किस रीज़न में जाएं, कटअप किस तरह से बिहेव करेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियोस में हम लोग मेनली पहले एसएससी के बारे में बात करें, जिसके लिए भी 20-25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं। और इस टाइम को कैसे फिर यूज किया जाए इफेक्टिवली, क्या एक वे होना चाहिए। मैंने क्या किया था, क्योंकि लास्ट का टाइम है, ये लास्ट का टाइम आपको पता है कि ये 15 से 20 दिन ही इतने इंपॉर्टेंट समय है। मे भी आपके लाइफ के गेम चेंजर समय हो सकते हैं, मेरे भी हुए थे। तो मैं पीजीसीएल के बारे में अगली वीडियोस में बात करूंगा कि कौन से रीज़न सही रहेगा और किस रीज़न के कटअप का क्या सीन रहने वाला है। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात कर रहे हैं एसएससी जेई 2023 को लेके। कल से तो शायद 14 सितंबर से एसएससी जेई 2023 के एप्लीकेशन स्टेटस भी आने लगे हैं। अलग अलग रीजन के अलग अलग आते हैं। उम्मीद है नॉर्थ रीजन का सबसे लेस्ट में आएगा, और सॉरी ईस्ट रीजन का इलाहाबाद है वो सबसे लेट में आएगा। उससे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस पता चलेगा। तो 9, 10 से 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, यानी सीधी सी बात है, आपको इस 30 सितंबर तक एक अच्छा समय है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक अपनी तैयारी को इस वे में लाए होंगे और सारे सेट भी मैक्सिमम लगा चुके होंगे, या फिर 50% से ज़्यादा लगा लिए होंगे। आने वाले दिनों में 15 दिन आपके पास है, तो जो नहीं भी सेट लगाए हैं वो सेट लगा लें। स्कोर की जहाँ तक बात रही, आपको भी पता है कि इस बार नेगेटिव 1/3 है, इसीलिए आप कोशिश करें अपना सेट 1/3 पे लगाने का। और 1/3 पे अगर आपका स्कोर 125 प्लस आ रहा है, 125 130 के अप्रोच, तो फिर आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। आपको पता है कि इस बार थोड़ी सीट कम है, पिछला से अगर हम तुलना करें तो इस बार सीट थोड़ी कम है। पिछली बार 232 सिर्फ CPWD में थे, इस बार 124 CPWD में कुछ ऐसे सीट है। तो आपको भी पता है कि डायरेक्ट हाफ हो चुका है, तो कटअप थोड़ा वैरी करेगा, लेकिन फिर कटअप कंट्रोल इसलिए भी होगा क्योंकि 1/3 निगेटिव है। तो इस बार रिस्क बहुत कम और बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा स्टूडेंट को, बहुत नाप तोल के आगे बढ़ना होगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो ये कुछ सीन है उसका। बहरहाल, मैं अगर बात करूं अभी 15 दिन में क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, तो मैं जनरली क्या करता था कि डेली सुबह एक सेट लगाता था। डेली सेट लगाता था और फिर सेट लगाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके उस सेट का सॉल्यूशन करता था। लगभग 1 आवर सॉल्यूशन में लगते थे, क्योंकि अब आप इतने सेट लगा लिए होंगे तो बहुत कम क्वेश्चन होते होंगे जिसे आप सॉल्यूशन करेंगे, जिसके सॉल्यूशन तो आपको लिखने की ज़रूरत होती होगी, याद करने की ज़रूरत होती होगी। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग फेज में लगाते हैं तो उस समय ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे होते हैं। तो ये चीज़। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम अभी तक मैनेज हो जाना चाहिए। अब आप सेट में आपको समय की दिक्कतें ना होनी चाहिए। आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन को प्रॉपरली देख पा रहे हैं और उसे समझ के बना पा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट के समय बच रहे हैं, वो समय से पहले सेट सबमिट कर दे रहे हैं,
तो वो क्या करें, अब आदत लगाएं कि सेट को 119 मिनट 120 मिनट खींचने का, क्योंकि एग्जाम में तो आपको टोटल समय बिताने हैं। तो आप प्रैक्टिस करें कि हाँ हम क्वेश्चन के साथ 2 घंटे तक बैठे रहें। अब कोई बच्चे 100 मिनट में टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे ऐसे बच्चों से मैसेज मिलते हैं, वो 89 मिनट 80 मिनट में सेट सबमिट कर ले रहे हैं। तो सही है। अब उन सभी स्टूडेंट को चाहिए कि वो 2 घंटे प्रॉपर सीट पे बैठे। वो 2 घंटे में वो करे क्या कि जिस जिस क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी डाउट आ रहा था, उसे वो एक बार फिर से बना के देखें। अपने आंसर अगर चेंज करने का नौबत आए या फिर कुछ उन्हें गलती दिखती है तो वो उन्हें सुधार कर दें। सिली मिस्टेक की जहाँ तक बात रही, सिली मिस्टेक्स आपसे यहाँ अभी हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को आदत डालें। मैं बोला ना, आदत डालें। अब क्वेश्चंस को अंत तक एक घंटा नहीं, 2 घंटे प्रॉपर क्वेश्चंस को देने का। क्योंकि सिली मिस्टेक क्यों होते हैं, आप क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं पढ़, कभी बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नो छिपा रहता है, वो नहीं पूछते हैं हमसे कि क्या नहीं है, और हम उसे पॉजिटिवली पढ़ के निकल जाते हैं क्या है, इस तरह से स्टेटमेंट, तो फिर हम गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए अब क्या करना, क्वेश्चंस पर टाइम देना, थोड़ा बारीकी से पढ़ना है, ठीक। और टेक्निकल पोर्शन की जहाँ तक बात है, तो अब आप डेली सेट भी लगाएंगे, डेली बेसिस पे रिवीजन भी करेंगे। अभी आप 2 दिन 3 दिन पे एक सब्जेक्ट रिवीजन करते रहें कंटिन्यू, और जब लास्ट के 10 दिन आएंगे, हम तो लास्ट कोशिश कर, अब मैं जो भी आज बता रहा हूँ वो आप 30 सितंबर तक कंप्लीट कर दें, क्योंकि मैं 30 के बाद 1 से लेके 7 सितंबर तक एक नया शेड्यूल उसके दरमियान मैं आप लोग को बताऊंगा। वो उस समय हम लोग देखेंगे। अभी ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में आप सेट लगाएं, एक भी दिन बिना सेट का मत रहे। सेट अगर खत्म हो जा रहे हैं तो आप जो रीअटेम्प्ट के सेट लगाएं, जो पहले सेट लगाए तो उसको रीअटेम्प्ट मोड में लगाएं। अब तो रीअटेम्प्ट की सुविधा टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, रीअटेम्प्ट में लगाएं। आप घबराएं नहीं, टेस्ट में अगर स्कोर कम भी हो रहा है तो आप घबराएं नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि टेक्स्ट बुक के सेट को देखा गया है, ये एग्जाम के लेवल से 1 लेवल 2 लेवल ऊपर के रहते हैं, थोड़ा 1 स्टेप हम कहते हैं हमेशा ऊपर रहता है। और सही भी बात है, आप हमेशा तैयार होके जाते हैं, एग्जाम से ज़्यादा तैयार होकर आपको जाना पड़ता है, और अच्छी बात है। अगर आपको अभी नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन नए मिले सही है, लेकिन ये नए क्वेश्चन एग्जाम में ना मिले, तो एग्जाम में क्वेश्चन नए ना लगे, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उन सभी क्वेश्चन से मुलाकात कर लें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट अटैम्प्ट करें, कोशिश करें डेली एक सेट लगाएं, और फिर डेली उसका सॉल्यूशन देखें। फिर आप टेक का रिवीजन करें, अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन करें। जो भी आपके पास अभी शॉर्ट नोट्स होंगे वो भी अहम रोल अदा करेगा, तो अपने उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करें डेली बेसिस पे। और जो भी आप अभी तक स्टैटिक जीके जीएस पढ़ें, क्योंकि जीके जीएस के लिए अब बहुत, मतलब एक तरह से कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट टाइम है। जो पढ़े आप बहुत है, उसको एक जगह इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, इसको एक जगह लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप करंट हैं वो रेगुलर आपके शेड्यूल में होना चाहिए। आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे। अब जो बुक को आप फॉलो करते हैं, एज लाइक एसपीडी होगा आपके पास, इडुटेरिया होगा, ये जो भी बुक्स आप हैं जो पढ़ते थे करंट के लिए, अब कोशिश करें उसे कि क्विक रिवीजन मारने का। करंट का भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ डेली पढ़ना नहीं होता है, पीछे जो आप पढ़े हैं वो आपके माइंड में रहे, ये भी ज़रूरी है। तो आप एक तो काम करें कि एसपीडी या लूसे आपके पास जो भी बुक है, एसपीडी या एडुटेरिया जो भी है, आप उसे बैक साइड से रिवीजन करना भी स्टार्ट करें। नए करंट तो पढ़े ही पढ़ें, बट बैक साइड से रिवीजन भी स्टार्ट करें। करंट कहाँ तक का कवर होना चाहिए, तो इस साल का तो पूरा आप कवर करेंगे। साथ ही साथ पिछले दिसंबर में कुछ रैंक जारी होते हैं, कुछ अवार्ड घोषित होते हैं, जो कि इस साल दिसंबर में चेंज होंगे, वो तो नहीं होंगे चेंज, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है 2022 के ही। तो मोस्टली 2022 के सितंबर के बाद से लेके इस साल के सितंबर तक आप करंट देख के रखेंगे। इतना करंट बहुत ज़रूरी, खासकर अभी तक में G20 हुई है, तो G20 के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। G20 क्योंकि करंट टॉपिक है अभी G20। साथ ही साथ इन सभी जो भी करंट ये इवेंट इशू हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से जो भी जितने चंद्रयान 3 आप लोगों ने देखा, चंद्रयान 3 उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, वो चंद्रयान 3 के सिर्फ क्वेश्चंस नहीं याद करेंगे, वो हिस्ट्री में जाके चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 इन तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके लॉन्चिंग ईयर्स, डेट्स, उसके जो कुछ अध्यक्ष जो रहे हैं उस समय इसरो के, इन सभी चीज़ों को वो देखेंगे। तो मैं भी आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप लोग इन सभी जो करंट के कुछ हॉट टॉपिक हैं, स्टैटिक जीके और साथ साथ जीके जीएस के लिए, करंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग G20 से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं उसे देखें,
और उससे याद करें। साथ ही साथ चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-1 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो फिर आप इसे बनाने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप जब तैयारी करते हैं तो ये भी देखें कि गेम्स के बारे में गेम्स पूरा याद करें कि अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कौन-सा वर्ल्ड कप है? इससे पिछला कहाँ हुआ था? इसके आगे वाले कहाँ पे होंगे? होस्टिंग कंट्री इसकी कौन-सी है? फीफा वर्ल्ड कप की इसी तरह बात करें। आप एक सीक्वेंस हमेशा पीछे और एक सीक्वेंस आगे, करंट क्या होना है वो तो है, लेकिन एक पीछे और एक आगे हमेशा आप याद रखेंगे। उसी तरह हम बात करें जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, फुटबॉल के टूर्नामेंट, फीफा हो गए, फिर आप बात करें ओलंपिक्स हो गए, पैरा ओलंपिक्स हो गए, फिर साथ ही साथ एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है, ये जो कुछ भी है ये इडुटेरिया में एक जगह स्पेशल दिए हुए हैं। तो वो इडुटेरिया में आप क्या करें, मैं उन सभी पेज का फ़ोटोज़ भी अपने ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है कि ये सब चीज़ अब अभी के समय में रिवीज़न की ज़रूरत है। ख़ासकर रिवीज़न की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे कभी, बट रिवीज़न करके रख लें स्टैटिक जीके में। और साथ ही साथ ऑल इन मतलब इंडिया की रैंक अलग-अलग जो संस्था इंस्टीट्यूट जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बहुत सारे साथ ही साथ ये आप लोग याद रखें कि कौन जारी करता है और इंडिया की रैंक क्या है, भुखमरी में रैंक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंक क्या है। तो अलग-अलग जो भी एक डाटा आपके पास हो उसमें इंडिया की रैंक आप लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा अभी के समय में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बात करूँ कि ये तो करंट की बात नहीं। स्टैटिक जीके में क्या है कि जिन्होंने जो बच्चे हैं लूसेंट को पढ़ लिए हैं, वो अभी भी लूसेंट के पीछे जाएँ। लूसेंट के पीछे में रेड बॉक्स करके है, रेड बॉक्स में बंद कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं कि विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, या फिर सभी अवार्ड्स के बारे में, जितने भी ऑस्कर्स अवार्ड, फीफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, 69th राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो भी लेटेस्ट में घोषित हुए हैं, और एज वेल एज 68 भी, ये सभी चीज़ों को खासकर क्योंकि इस बार के अवसर में इंडिया के गाने नाटू नाटू को प्राइज़ मिला है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यही होता है एक समझने की जो कहते हैं ना अप्रोच, कि क्या अभी इंडिया के फ़ेवर में आया, तो इंडिया स्वाभाविक है, आप इंडिया में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी होगी। जैसे मैं बात करूँ ऑस्कर में नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। तो ये सिर्फ़ ये क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, इसके पीछे अब क्वेश्चन्स की सीरीज़ बन गई है। जैसे इन सॉन्ग सॉन्ग लिखे कौन थे, इसके कंपोज़र कौन थे, किस फ़िल्म में ये सॉन्ग थे, तो इसके गायक कौन थे? इतने क्वेश्चन्स इस पे आप एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है वो तैयार करके रखते हैं। ये नहीं कि वो नाटो नाटू तो पता है ऑस्कर मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, ये तो सबको पता है, दुनिया को पता है। बट आप उस भीड़ से कैसे अलग बनते हैं? जब आप ये क्यूरियोसिटी जानते हैं कि अच्छा ये सॉन्ग का हिस्ट्री जानना है, ये सॉन्ग के कंपोज़र कौन है, राइटर कौन है, गायक कौन है, किस फ़िल्म की ये सॉन्ग है, इतनी चीज़ें उससे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, सेफ ज़ोन में रहने के लिए आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह द एलिफेंट वीपर्स जिसे शॉर्ट मूवी का मिला है, तो आप लोग उसे भी अच्छे से, उसके बारे में भी, उसके कौन डायरेक्टर हैं और उसके कौन एक्टर्स हैं, ये चीज़ देख के रखेंगे। साथ ही साथ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये 69th राष्ट्रीय फ़िल्म फेयर अवार्ड के भी एज़ वेल एज़ ऑस्कर के भी। साथ ही साथ जब आप अवार्ड पढ़ रहे हो, लूसेंट में अच्छे से मेंशन किया है, जब आप ऑस्कर अवार्ड, तो फिर उसके पहले उस अवार्ड का नाम क्या था, कब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था और कहाँ दिए जाते हैं। उसी तरह से हम अगर बात करें आपको मेरिट ऑफ ऑर्डर जो इसे अवार्ड का नाम है पहले से, साथ ही साथ जब आप नोबेल अवार्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे किस सेक्टर में ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। 6 सेक्टर में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। लेटेस्ट किन-किन को दिए गए हैं, किस फील्ड में किनको दिए गए हैं, भारत से किनको मिला है, पहला कौन है, वर्तमान कौन है। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेटिव डाटा आप लोगों को याद करनी होगी क्योंकि अब टाइम आ चुका है। 15 दिन आपके पास है, अब जब जो पढ़े हैं वो इनफ है, अब उन सभी चीज़ों को एक साथ लाने की ज़रूरत है। नया कुछ पढ़ने के चक्कर में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, खासकर अभी के समय में। इसीलिए अभी बहुत बच्चे का लास्ट टाइम होता है कि अच्छा ये टॉपिक, ये कांसेप्ट नहीं पढ़े, तो अरे भाई अब वो टाइम नहीं रहा कांसेप्ट पढ़ने का। अब आप क्या है कि ये सभी चीज़ को इंटीग्रेट करें, एक जगह पढ़ें। ज़्यादा लिखने पे भी अब ध्यान ना दें क्योंकि अब आप कोशिश करें कि सारे चीज़ जो इधर-उधर लिखे हैं टुकड़े पुर्जे में, उसे एक जगह रखें और फिर उसके साथ जुड़े रहें, प्रॉपर रिवीजन के साथ उसके साथ जुड़े रहें। तो जीके जीएस के लिए आप इतना कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें एग्ज़ाम में, आप अगर 10 के बजाय 12 मिनट आपसे लग रहे हैं वो जीके जीएस लगाने में और आप क्वेश्चन सही लगा रहे हैं तो फिर आपका बेस्ट अप्रोच है। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि 35 मिनट में 50 रीजनिंग लगा दें और फिर स्कोर कह रहे हैं सर 2 नंबर 3 नंबर का मारा। मेरा हमेशा अप्रोच रहता था, अगर 2 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं और 2 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो फिर ये तरीका है कि आप लगाएँ। अगर आपसे रीजनिंग में मैं कहता हूँ 45 मिनट भी लग रहे हैं
45 मिनट भी अगर आप रीजनिंग को दे रहे हैं और आप 40 प्लस 42-43 रीजनिंग सही स्कोर कर रहे हैं, तो फिर ये किस एंगल से खराब है? बहुत स्टूडेंट 35 मिनट्स का टारगेट लेके चले हैं और फिर सिली मिस्टेक कर जा रहे हैं। यही होता है, हड़बड़ में सिली मिस्टेक होता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने का, 45 मिनट लग के अगर आपसे बन रहे हैं 42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के बन रहे हैं, तो ये किसी भी नज़रिए से खराब नहीं है, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको ही पता है कि यहाँ से लड़के 42-43 इवन कि 46 नंबर तक लड़के स्कोर किए हुए हैं, 46-47 स्कोर करते हैं। तो ये स्कोरिंग जोन, जो स्कोरिंग जोन है वहाँ आप थोड़ा समय लगा सकते हैं। 10 मिनट आप जीके जीएस को दें, 10 से 12 मिनट, फिर भी आपके पास 60 टू 65 मिनट्स अपने टेक्निकल पोर्शन के हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेने की ओर ना जाएं, क्योंकि अब आपको भी पता है 1/3 नेगेटिव हो चुका है और आपके सेट के स्कोर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे। आपका स्कोर स्टेप बाय स्टेप ऊंचा जाना चाहिए और ये नहीं स्कोर नीचे नहीं आए। अगर स्कोर नीचे आ रहा है तो फिर आपको ज़रूरी है इस चीज़ को जानने की कि क्यों आए, किस कारण से आपके सेट में नंबर घटे। बहुत स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो मैं अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में ही बोल दिया था कि अब एग्ज़ाम का ट्रेंड थोड़ा मूव कर रहा है। अब वो डायरेक्ट हमसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो डायरेक्ट हमें एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बेस्ड 3-4 स्टेटमेंट रहते हैं और फिर कहते हैं चूज़ द करेक्ट और चूज़ द इनकरेक्ट। तो फिर इस तरह से इसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस आपके सेट लगाने के दरमियान ही आपको हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करूं तो लास्ट में क्या सही रहेगा, बेस्ट क्या रहेगा? तो सबसे बेस्ट है आप लोग अभी डेली बेसिस सुबह में या शाम में जब भी आपको एक सेट लगाएं और उसी डे में उस सेट का सॉल्यूशन करें। दूसरी बात, आप डेली बेसिस पे अभी टेक्निकल में भी सब्जेक्ट को रिवीजन करें और फिर नॉन टेक्निकल में भी स्टैटिक के भी जो है लूसेंट से, एसपीडी से, इडुटेरिया से, करंट और फिर जो भी आपने जो लीग के भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या जो भी किए हैं नॉन टेक के लिए वो करते चलें। अब आप डेली सब कुछ को रिवीजन करें ताकि 30 तारीख तक आपके रिवीजन और फिर प्रॉपर सेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं उसके बाद 1 तारीख से लेकर 6 तारीख और 7 तारीख तक के लिए कुछ इस तरह का शेड्यूल आपको बताऊंगा। आप एग्ज़ाम में इतने कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि बिल्कुल भी आपको एग्ज़ाम से फियर नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू रिवीजन करके चल रहे हैं, तो चीज़ें आपको इंक्लूड होकर एक जगह मिलती नज़र आ रही हैं और ये एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे को कहेंगे पीजीसीएल का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, बट कोशिश करें वो अपने आप को अभी एसएससी को फोकस रखने का, क्योंकि एसएससी अगर आपके 9 से 10 अक्टूबर को हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप पीजीसीएल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि 70% तो सिलेबस यही है, यही कोड पेपर है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, कंट्रोल सिस्टम, मैथ ऐड होते हैं, फिर इंग्लिश ऐड होते हैं, बट एक कोड पेपर तो आपका यही है। तो फिर आप अभी मूव ना हो। जो बच्चे के एसएससी में स्कोर अच्छे हो रहे हैं वो इस 15 दिन को लाइफ चेंजिंग टाइम मान के हर सिचुएशन से खेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि लास्ट के यही सोच के आप पढ़े, खुद को मोटिवेट रखने के लिए बस यही सोचे कि हमें बस इसी दिसंबर तक पढ़ाई करनी है, जिसमें से पहला पढ़ाई हमारा 15 सितंबर या 9, 10, 11 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। जब आपके आंसर की आ जाएंगे और उस समय से पता चलेगा कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई की मोटिवेशन ऑटोमेटिक दुगुनी हो जाएगी। इसीलिए आप टारगेट रखें कि हमें 9, 10, 11 इसी 3 दिन में इसी डेट तक आपको पढ़ाई करनी है। इसीलिए आप जी जान लगा दें। अभी आप जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसे रट जाएं। कहते हैं ना, रट्टा मार, वन नाइट स्टडी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए होती है। और ख़ासकर जिस दिन हम आज ये वीडियोज़ बना रहे हैं, ये वीडियोज़ मोस्टली इंजीनियर्स डे के दिन ही हमें शूट कर रहा हूँ। तो आप अगर एक्चुअल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए वन नाइट स्टडी, जो ये रट्टा मार की चीज़ें होती है, ये अब अपनानी पड़ेंगे इस समय पे, ताकि एग्ज़ाम में आप इस चीज़ से नुकसान नहीं हो, आप मैक्सिमम फ़ायदे ले सकें। और फिर अटैम्प्ट कितना लें, ये तो देखिए 1/3 है, तो अटैम्प्ट थोड़ा अब कम हो चुका है। आप 150 क्वेश्चन समथिंग अटैम्प्ट लें। अगर आप उतना तक जा पा रहे हैं तो अच्छी बात है। जब वो 1/4 था तो मेरा एवरेज हमेशा 170 रहता था। 170 मिनिमम अटैम्प्ट होने चाहिए थे, और जब से नेगेटिव मार्किंग को बढ़ा दिया गया, 1/3 कर दिया गया है, तब से थोड़े कम 150 अटैम्प्ट आपके सही रहेंगे। इसी के आसपास आप 2 नंबर 5 नंबर ज़्यादा और फिर थोड़ा कम अटैम्प्ट लेके चल सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, जितने आपके करेक्शन रेशियो है, परसेंटेज है। तो ये था एसएससी जेई के लिए ये लास्ट 20-25 दिन का ये स्ट्रेटजी था, और काफ़ी दिन हो गए वीडियोस के लिए, मैं उसके लिए आप लोग से क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन अब से कंटिन्यू मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। मे भी हम बहुत जल्द गूगल मीट सेशन भी लेने वाले हैं। कंटिन्यू सप्ताह में 2 दिन हम कोशिश करेंगे गूगल मीट सेशन ले लें आप लोगों से, ताकि डायरेक्ट आप लोगों से बात हो पाए। वीडियोस के थ्रू तो उतनी कम्युनिकेशन आप लोगों से हो नहीं पाती है। तो फिर ठीक है, आप लोग इन सभी चीज़ों पे काम करें, और जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ों पर आप पकड़ बनाना स्टार्ट करें।
हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पीजीसीएल के रीज़न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पीजीसीएल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं और उसमें हम लोग रीज़न संबंधित बात करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पूरी जी-जान से अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।